हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी यह क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाई जाती है। आज की चर्चा में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी राज व्यवस्था का या किसी भी देश का सबसे पवित्र ग्रंथ उसका संविधान होता है। भारत का भी संविधान अपने आप में दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और इसके अंतर्गत कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। परंतु क्या कोई एक ऐसा संविधान हो जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन न किया जा सके? एक ऐसा संविधान जो इतना रिजिड हो, वह अगर समय की बदलती ज़रूरतों के साथ परिवर्तनशील नहीं होगा तो उसके प्रोविजंस समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। वह टाइम के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट और इमर्जिंग इशूज को ध्यान में रखते हुए संविधान में जो प्रोविजंस ऐड या डिलीट किए जाने हैं, ऐड या रिपील किए जाने हैं, या उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आर्टिकल 368 में एलेबोरेट प्रोविजंस प्रोवाइड कराता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए प्रावधान उपलब्ध कराता है। लेकिन आवश्यक यह समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमें क्यों चाहिए, संविधान का संशोधन क्यों आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कमेंसमेंट का डेट उसका माना जाता है। तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, क्या वह आने वाले समय के हर एक चुनौतियों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों का उल्लेख कर सकता था? अधिकांश प्रयास ये किया गया कि एक बेसिक फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटी का प्रोवाइड कराया जाए, परंतु यह संभव और व्यवहारिक भी नहीं है कि आने वाले समय की हर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रावधान उसमें डाले जा सकें। राष्ट्रीय विकास की जो ज़रूरतें होती हैं, समय समय पर उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए संविधान में भी बदलाव होना आवश्यक होता है, अन्यथा वैसा संविधान समय के साथ पुराना हो जाता है। तो यह एक रैशनल है अमेंडमेंट का। और दूसरी चीज़ है, चूँकि भारत की जो राज व्यवस्था है, इसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ संसद की संप्रभुता को, संसदीय सर्वोच्चता को एक लिखित संविधान के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया है। अगर हम मानते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम अगर ये मानते हैं कि भारत की जनता ही संप्रभु सत्ता की मालिक है, तो भारतीय जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो संसद बनती है, उसे कानून बनाने का सॉवरेन अधिकार होता है। तो इस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अगर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव का प्रावधान न दिया जाए तो यह पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के सिद्धांत का, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को बदलने के प्रावधान संविधान में ही आर्टिकल 368 में उल्लेखित किए हैं। तो हम समझ गए कि संविधान को बदलने का रैशनल क्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, संसद में उन्हें केवल 2/3 बहुमत चाहिए। अगर 2/3 बहुमत हो तो वो संविधान के प्रावधानों को बदल सकते हैं। अगर उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है तो यह नहीं माना जाएगा कि जनता वैसे संवैधानिक बदलावों के प्रति इच्छुक है। तो यह एक बैकग्राउंड है, एक रैशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ का जो अमेंडिंग प्रोसेस है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज के लिए विश्व के अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, उसमें 2 तरीके का प्रावधान होता है। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को बनाकर संविधान में बदलाव किए जाते हैं या नया संविधान तैयार किया जाता है, या फिर जो नॉर्मल लेजिस्लेटिव बॉडी है किसी देश की, संसद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में
चेंजेस किए जाते हैं। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है और वो कन्वेंशन संविधान में बदलाव संबंधी प्रस्तावों पर विचार करता है। परंतु भारत में जो अमेंडिंग प्रोसेस का नेचर है वह यह है कि इसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं है, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसीलिए संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वह कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, जिसमें वह शक्ति संसद को ही दी गई है। तो यहाँ पर यह समझना है कि नेचर ऑफ द अमेंडिंग प्रोसेस ये है कि इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को इस्टेब्लिश अलग से करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट को ही वो पावर्स दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये बात है कि चूंकि हमारा जो पॉलिटी है, भारत की राज व्यवस्था, वो संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें यूनियन पार्लियामेंट की तो भूमिका है ही, कुछ ऐसे संघीय व्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें बदलाव के लिए राज्य और विशेषकर जो राज्य विधानसभा है उनकी भी भूमिका होती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर की भी इसमें भूमिका होती है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अमेंडिंग प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि प्रक्रिया क्या है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रोसीजर उल्लेखित किया गया है। सबसे पहली तो बात यह जानना जरूरी है कि भारत के संविधान में बदलाव, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो बदलाव किए जाते हैं, केवल उन्हें ही संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। आपसे ये सब प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन कंसेप्चुअल चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। संविधान में बदलाव अगर आप कहें तो दो तरीके से किए जाते हैं, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा, साधारण लेजिस्लेशन के द्वारा, जिसमें कि उदाहरण के रूप में हम बात करें, अगर राज्यों का क्षेत्रफल घटाना या बढ़ाना हो, नए राज्यों का सृजन करना हो, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना हो, तो इन सब संबंधी प्रावधान अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाता है तो वह ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 क्या करता है कि वह यूनियन ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। तो इन सब संबंधी बदलावों के लिए, इन सब चेंजेज को कॉन्स्टिट्यूशन में, इन बदलावों को लाने के लिए भी उसके अंतर्गत भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने जिन बदलावों की बात की, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल इत्यादि को लेकर, ये सभी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा किए गए बदलाव माने जाते हैं। वैसे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और वो प्रोसीजर क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों में से किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब ये है कि वह राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और ये ध्यान देना जरूरी है कि वह केवल पार्लियामेंट के ही दोनों में से किसी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाना होगा, उसे पार्लियामेंट के ही दोनों में से किसी एक सदन में इंट्रोड्यूस करना अनिवार्य होगा, उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वह राज्य विधानसभा में प्रस्तुत या इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि केवल पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी एक सदन में, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक में उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसे पारित होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। ये सभी प्रावधान आपको आर्टिकल 368 में उल्लेखित हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का अर्थ हुआ कि टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सदन की जो कुल सदस्यों की संख्या है उसका 50% से अधिक, टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि सदन के जो कुल सदस्यों की संख्या है उसका बहुमत 50% से अधिक, और जो सदस्यगण उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से अधिक, तो इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। 50% ऑफ द total membership of the house and at least 2/3 of those present and voting, 2/3 of those present and voting,
उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये आपको प्रोसीजर आर्टिकल 368 में ही उल्लेखित है। अब चूंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े होते हैं, फेडरल इशूज से संबंधित संवैधानिक संशोधन करने के लिए राज्यों की भी भूमिका यहाँ पर आ जाती है। तो आर्टिकल 368 में इस चीज़ का भी उल्लेख है कि जहाँ पर फेडरल सिस्टम से रिलेटेड मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, वैसे मुद्दों पर, संघीय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज का रेटिफिकेशन अनिवार्य होगा। मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स मस्ट रेटिफाई टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और फिर वहाँ स्टेट असेंबलीज में उन्हें ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के द्वारा या सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा रेटिफाई करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट में जो पैसेज है बोथ हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, यानी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वैसे मुद्दे जिसमें कि फेडरल इशूज भी इन्वॉल्व हैं, केंद्र राज्य संबंध या फिर जो संघीय मामलों से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें संविधान संशोधन करने के लिए राज्य की भी विधानसभाओं से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड रेटिफाई, उनका अनुसमर्थन आवश्यक होगा। कैसे, किन विषयों पे आवश्यक होगा? तो अगर हम उन विषयों की बात करें तो सबसे पहले आप देखें कि वैसे मुद्दे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, राज्य और केंद्र के बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरी चीज़ है चेंजेज रिलेटेड टू एंट्रीज इन द सेवेंथ शेड्यूल, 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र और राज्य के अपने अपने डोमेन को डिफाइन करती है। तो 7th शेड्यूल की अगर एंट्रीज में कोई चेंजेज है तो उस संबंध में। चौथी चीज़ हो गई मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, representation of states in the parliament, representation of states in the parliament। अगर आर्टिकल 368 में ही कोई चेंज करना है, आर्टिकल 368 के प्रोसीजर में ही अगर चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर चेंज, अगर कोई प्रावधान बदलना है, तो इन सभी मुद्दों पर जो कि फेडरल रिलेशन से जुड़े हुए हैं, इन पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट रेटिफाई सच कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ओनली देन इट विल बिकम एन एक्ट, तभी वह पारित हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में चर्चा की। अब हम लोग ये देखें कि ये जो अमेंडिंग प्रोसेस आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो बात ये उठती है कि क्या ये बहुत रिजिड है या ये फ्लेक्सिबल है। इसको लेकर काफ़ी डिबेट होता है। आप देखें कि कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करने के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और जो फेडरल इशूज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर तो हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो मस्ट रेटिफाई, कम से कम हाफ स्टेट्स का भी, आधे राज्यों की भी उसमें जो है अनुसमर्थन आवश्यक है। तो क्या ये अमेंडमेंट प्रोसेस को रिजिड बनाता है? लेकिन अगर यह इतना ही रिजिड होता तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है, तो 1950 के बाद अभी तक आप देखें तो कम से कम
अभी तक 106 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो अगर यह इतना रिजिड होता तो इतने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संभव नहीं हो पाता। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात करें तो अगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से तुलना की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स में हाफ ऑफ द स्टेट्स से रेटिफिकेशन के बजाय 3/4 राज्यों के द्वारा रेटिफिकेशन की अनिवार्यता होती है। तो 3/4 राज्य जब तक रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक इंपॉर्टेंट इशूज पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के फीचर्स हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा अपीयर होते हैं रिजिड की तुलना में, खासकर वैसी स्थिति में जब किसी रूलिंग पार्टी की आपको पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी हो और कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स में उनकी सरकारें हों या उनके अलायंस हों। तो इस तरीके से देखें तब फिर किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला पाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ फीचर ये है कि यूएस के तरह यहाँ पर किसी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के प्रोसेस के द्वारा ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं। लेकिन लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस होता है, बिल के इंट्रोडक्शन से लेके पैसेज से लेके प्रेसिडेंट के असेंट तक, वो सारी प्रक्रिया जो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए है वही प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी है। इसीलिए कोई यहाँ पर अलग से लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस संविधान संशोधन के लिए नहीं है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, बिल को केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में ही इनिशिएट किया जा सकता है। और अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि जिस तरीके से साधारण विधेयक पारित किए जाते हैं तो जो प्रोसेस है, जो एक उसका स्टेज बाय स्टेज पैसेज की जो प्रक्रिया है, उसे पारित करने की जो प्रक्रिया है, इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फाइनल, फिर उसकी रीडिंग और अल्टीमेटली पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट से आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसमें अपना असेंट देना अनिवार्य होता है। वही पैसेज की प्रक्रिया अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी लागू होती है। अच्छा, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये देखें कि किसी ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर संसद के दोनों सदनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता हो तो आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है दोनों सदनों के बीच में डिसएग्रीमेंट को ब्रेक करने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए ऐसे किसी भी ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 368 का यह प्रावधान कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना अनिवार्य है, यह अपने आप में नेगेटरी हो जाएगा, यह अपने आप में अर्थहीन हो जाएगा अगर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी कर दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या राज्यसभा की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, तो ज्वाइंट सेशन में जो लोकसभा का विल है, जो लोकसभा की इच्छा है, वह डोमिनेट करती है। लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत यहाँ पर दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना अनिवार्य होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति के भी प्रीवियस सैंक्शन की अनिवार्यता नहीं होती है। कई ऐसे कानून होते हैं जिन्हें कि पारित करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आवश्यक होता है। जैसे अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन अनिवार्य होता है। लेकिन उस तरीके की अनिवार्यता यहाँ पर आपको अमेंडमेंट बिल्स के केस में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर 368 के लिए राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को संसद से जब पारित हो जाए और स्टेट से अगर उसे रेटिफाई कराने की अनिवार्यता हो तो वैसे रेटिफिकेशन के बाद राष्ट्रपति को उसे अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा, अपना एसेंट देना अनिवार्य होगा। यह आपको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये देखिए कि आर्टिकल 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी भी बिल को जब सदन के द्वारा पारित किए जाने पर उनके समक्ष रखा जाता है तो उनके सामने तीन विकल्प होते हैं।
तीन विकल्प क्या क्या होते हैं, या तो उसे अपना एसेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें, या फिर यह डिक्लेयर करें कि वह अपनी सहमति नहीं देंगे, विथहोल्ड हर असेंट, और तीसरी कि मनी बिल को छोड़कर अन्य सभी बिल को वह संसद को रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और संसद जब उन्हें रिकंसीडर करके वापस भेजता है तो उनके लिए अनिवार्य होगा कि वह उसे अपना असेंट दें। लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो यहाँ पर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से संविधान में बदलाव लाने के लिए, वैसे विधेयक को राष्ट्रपति को अपना असेंट देना अनिवार्य है। अभी हम लोगों ने बात की कि इसके पैसेज का जो हालांकि तरीका है वह किसी ऑर्डिनरी बिल के ही तरह है, हालांकि इसमें जो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, सदन के सदस्यों के समर्थन की जो अनिवार्यता है वह अलग है। आगे बढ़ें और फीचर्स को देखें कि इसमें अब हम लोग ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में के किन किन हिस्सों को अमेंड किया जा सकता है। क्या पूरा संविधान बदला जा सकता है, क्या संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं, भाग हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता है, और इसको लेकर समय के साथ न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा है, जुडिशियरी का क्या व्यू रहा है। तो आप देखें कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स समेत कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को बदला जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया जा सकता है, और ये कहा था कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाले जो कानून हैं वह इस आधार पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किए जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाले जो प्रोविजंस हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें वायलेट करने वाले लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे और वाइड हो जाएंगे। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है, और फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने वाले जो लॉ हैं उन्हें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत लॉ नहीं माना जाएगा। अब देखें कि कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो है वो सज्जन सिंह केस में भी रहा था। बात अब आ गई गोलकनाथ वाद में 1967 में, जहां पर कि 11 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 11 जज बेंच ने मेजॉरिटी के साथ फैसला दिया, 6-5 की मेजॉरिटी के साथ फैसला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस जो है, मौलिक अधिकारों का जो स्टेटस है वह ट्रांसीडेंटल है, वह सैक्रोसैंक्ट है, वह पवित्र है, उसे नहीं बदला जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट को नहीं है। तो ये बात गोलकनाथ में मेजॉरिटी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दृष्टिकोण को बदलते हुए ये बात कही कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अब इसे अपटर्न करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया, जिसमें कि आर्टिकल 368 में ही आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में बदलाव किए गए। और यह जो गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने बदल दिया, पलट दिया। अब आप देखें कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और जब उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली तो संसद ने 1973 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को संवैधानिक करार दिया, जो उसमें आर्टिकल 368 में बदलाव किए गए थे और आर्टिकल 13 में जो बदलाव किए गए थे। तो 24वां संविधान संशोधन उसने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ की परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे, और वैसा कोई भी कानून जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो कानून बनाया जाएगा वह कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेसिस पर कि आर्टिकल 13(2) का वायलेशन है, उस आधार पे यह चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में व्यापक बदलाव करने की शक्ति है, वह संविधान के किसी भी अंश को, भाग को बदल सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर्स और
और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं, बुनियादी ढांचा है संविधान का, मूल ढांचा है जिसको नहीं बदला जा सकता है। अगर वैसे मूल तत्व को बदल दिया गया तो वह संविधान को रीराइट करने के समान होगा, संविधान के पुनर्लेखन के समान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के माध्यम से एक पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के पावर्स के ऊपर एक चेक लगा दिया, एक तरीके से एक बैरियर लगा दिया। और आप देखें कि फिर जो केशवानंद भारती वाद के द्वारा पार्लियामेंट के पावर्स पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा जो एक बैरियर लगाया गया, उसे हटाने के लिए वापस संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तुत किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह सभी जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। पर यहाँ जान लें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड किए। उसमें ये कहा कि पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है, आप कुछ भी बदल सकते हैं, फंडामेंटल राइट चेंज कर सकते हैं, प्रीएम्बल को आप बदल सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकते हैं, परंतु आप जो संविधान का मूल ढांचा है आप उसे नहीं बदल सकते। जबकि अगर आप देखें तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार रखा था कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रीएम्बल को एक संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अपने उस स्टैंड को भी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बदला और यह माना कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह भी संविधान का एक हिस्सा है, जिसे बाद में LIC वाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से असर्ट किया। 1995 में फिर से कहा कि प्रीएम्बल जो है वह इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रीएम्बल को भी बदला जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है, संविधान के किसी भी भाग को बदला जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरा संवैधानिक संरचना टिका हुआ है उसे नहीं बदल सकता। तो इसी को कहते हैं मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि केशवानंद भारती वाद 1973 में एक जुडिशियल इनोवेशन कहा जाता है, न्यायपालिका का नवाचार कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक संसदीय संप्रभुता और एक लिखित संविधान के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। अब देखिए कि मिनर्वा मिल्स केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड किए गए थे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट के जो अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात आर्टिकल 368 में की गई है और उसको कंप्लीट जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया गया है, उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया है, यह अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि यह जुडिशियल रिव्यू के बेसिक स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है न्यायिक समीक्षा, यह उसे वायलेट करता है, जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। यह 1980 मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। 1980 मिनर्वा मिल्स केस में वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किए जा सकते हैं। 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो कानून हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किए जा सकेंगे। तो एक टाइमलाइन वामन राव केस 1981 में फिक्स की गई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती वाद का फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था और उसी दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेट किया था, तो उस डेट से पहले के जो कानून हैं उसे इस मूल संरचना सिद्धांत से बचाते हुए ये कहा कि उस तिथि के बाद के जो कानून हैं तो न्यायपालिका जो जुडिशियल रिव्यू का पावर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू की अपनी शक्ति है उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। उसके पहले के जो कानून हैं वह इस डॉक्ट्रिन से सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार
जो अमेंडेबिलिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम लोगों ने समझा कि संविधान के हर भाग को बदला जा सकता है। संविधान को बदलने के लिए किसी रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हर भाग को, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, किसी भी भाग को बदला जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि वैसा कोई भी संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज ना करे, संविधान के मूल ढांचे को, उसकी बुनियादी संरचना में बदलाव ना करे। तो ये अभी तक का एक इवॉल्व्ड अंडरस्टैंडिंग है संविधान के संशोधन और उसकी प्रक्रिया को लेकर, और अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने इम्पॉर्टेंट कमेंट और फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।